प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप सभी लोगों का रिवीजन करा रहा हूं। बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स का एक बार पूरा रिवीजन दौर क्लियर कर लिया है। ये हमारा सेकंड रिवीजन चला, जिसमें कि हम अभी स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर को भी शामिल कर रहे हैं। ये रिवीजन का जो दौर चल रहा है बेसिकली वो आपके टेस्ट के लिए है कि आप अपनी तैयारी का आकलन कर सके कि आप किस स्तर पर, तैयारी के किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कितना इंप्रूवमेंट की संभावना अभी आप में है। तो आइए उस रिवीजन दौर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 पहाड़ियां दी गई हैं और कहा जा रहा है कि ऊपर दी गई पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर 4 क्रम है, आप लोग खुद से अपने से एक बार अरेंज कर लीजिए इन पहाड़ियों को, क्योंकि आप सभी की तैयारी का ये जांच चल रहा है। तो आप लोगों ने खुद से एक बार इसको पूर्व से पश्चिम क्या कर रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर एडजस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम आते हैं, देखिए पहली है महादेव पहाड़ी, दूसरी है सतमाला पहाड़ी, तीसरी है कैमूर पहाड़ी और चौथी है राजमहल की पहाड़ी। अब आइए देखते हैं आपकी तैयारी का स्तर कितना है। अगर आप लोग जानते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले महादेव पहाड़ियां बेसिकली कहां अवस्थित है, तो महादेव पहाड़ियां कुछ हद तक थोड़ा सा महाराष्ट्र, अधिकांश रूप से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी जो बेसिकली पश्चिमी हिस्सा है वहां पर महादेव पहाड़ियां उपस्थित है। सतमाला पहाड़ी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में अवस्थित है। कैमूर की पहाड़ियां ये मध्य प्रदेश से लेकर के, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहां से लेकर के और बिहार में सासाराम तक विस्तृत है। और राजमहल की पहाड़ी आप सभी जानते हैं, राजमहल झारखंड का जो छत्तीसगढ़ का इलाका, झारखंड का जो इलाका है तो ये झारखंड तक विस्तृत है। तो आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि आपका पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या होगा। अब आइए देखते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा। सबसे पहले राजमहल की पहाड़ियां, चौथा है, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप कट गए। तो इसका मतलब सबसे पहले 4, फिर उसके बाद राजमहल की पहाड़ियों के बाद कौन सा आएगा, तो इनमें से फिर कैमूर की पहाड़ियां, तो चौथा के बाद 3। चलिए 3 दोनों में है। 3 के बाद क्या आएगा, सतमाला और महादेव, तो इसके बाद आएगा 1 महादेव और तब 2 सतमाला। तो 4 3 1 2, 4 3 1 और 2 सी आंसर है। आइए अब आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। बेसिकली ये ध्यान से इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, इसका एनालिसिस आपको, एक्सप्लेनेशन, कि ये जो पहाड़ियां थी उनका क्रम तो जैसे आपने अब सतपुड़ा श्रेणी जान लीजिए। सतपुड़ा श्रेणी टोटल जान लेना है आप लोगों को कि यह एक ब्लॉक पर्वत है और नर्मदा घाटी तथा तापी नदी घाटी दोनों के बीच में उपस्थित है। यहां पर देखिए ये बेसिकली सतपुड़ा रेंज है। यहां देखिए नर्मदा नदी बह रही है और नीचे यहां पर तापी नदी बह रही है। इन दोनों नदियों के बीच में ये जो माउंटेन सिस्टम है ये सतपुड़ा रेंज कहलाता है। तो सतपुड़ा रेंज में कौन कौन से पर्वत आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। देखिए सतपुड़ा रेंज में कौन कौन से पर्वत है, तो सबसे पहले सतपुड़ा रेंज में राजपीपला की पहाड़ी आती है जो कि गुजरात में अवस्थित है, सतपुड़ा रेंज का सबसे पश्चिमी भाग। तो सबसे पहले राजपीपला जो कि सबसे पश्चिम में पड़ता है, उसके बाद आता है महादेव की पहाड़ियां, फिर गोविलगढ़ की पहाड़ियां और फिर मैकाले पहाड़ियां। ये चारों पहाड़ियां बेसिकली सतपुड़ा रेंज की भाग है। और सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ी। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि धूपगढ़ी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है तो वो किस पर्वत पर स्थित है। तो धूपगढ़ी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और यह सतपुड़ा रेंज के महादेव पर्वत पर, जो यहाँ दूसरा पर्वत है महादेव पर्वत है, इस पर अवस्थित है। सतपुड़ा रेंज की एक और प्रमुख चोटी है जो कि काफी प्रमुख है, मैकाले रेंज पर, वो मैकाले पर्वत पर अवस्थित है और उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि वहां से, इसलिए मैं ही बता देता हूं, वो चोटी है अमरकंटक चोटी। वहां से 2 बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, ये दोनों नदियों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही
मैकाले रेंज से चारों दिशाओं में 4 नदियां निकलती हैं। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैकाले रेंज से, यहां पर मैकाले रेंज अगर है तो मैकाले पर्वत ऐसे है, तो मैकाले पर्वत से 4 नदियां इधर निकलती है, सोन नदी जो पूर्व की ओर जाती है, इधर निकलती है महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है, दक्षिण की ओर निकलती है इंद्रावती नदी जो कि गोदावरी में जाकर के मिल जाती है, इधर गोदावरी में आकर के मिल जाती है, और इधर निकलती है पश्चिम की ओर नर्मदा नदी। तो ये ध्यान रखना है कि इन मैकाले पर्वत है, ये मैकाले पर्वत है, और मैकाले पर्वत से चारों दिशाओं में 4 नदियां निकलती हैं। मैकाले पर्वत से चारों दिशाओं में 4 नदियां निकलती हैं, लेकिन एक बात ध्यान ये रखना है कि ये चारों नदियां अमरकंटक से नहीं निकलती हैं, बल्कि अमरकंटक से सिर्फ ये 2 नदियां निकलती हैं, सोन नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये 4 नदियां आपने देख ली, चारों दिशाओं में बहती हैं। कहां से? मैकाले पर्वत से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने सतपुड़ा रेंज देख लिया। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी, जो कि महादेव पर्वत पर है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा रेंज की क्या है? अमरकंटक, जो कि मैकाल रेंज पर है। ठीक है, अब यहां आते हैं राजमहल पहाड़ियां। बेसिकली राजमहल पहाड़ियां जो है ये विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल माउंटेन सिस्टम का ही अंतिम भाग है। ठीक है, राजमहल पहाड़ियां अगर आप लोग यहां मैप में देखेंगे तो यहां पर आपको देखिए झारखंड में, यहां पर देखिएगा राजमहल हिल्स। ठीक है, यहां देखिए कैमूर हिल्स, और ये है विंध्या रेंज। तो विंध्या रेंज का अगला भाग है कैमूर रेंज, और कैमूर रेंज से ही आगे निकल करके आया है राजमहल हिल्स। तो बेसिकली विंध्याचल रेंज जो है वो गुजरात से लेकर के और झारखंड तक विस्तृत है, इवन बंगाल तक विस्तृत है। ठीक है, और इनमें कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां आती हैं विंध्याचल रेंज में? विंध्याचल, कैमूर और राजमहल। तो ये 3 पहाड़ियां हैं जो कि विंध्याचल रेंज में आती हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्य रेंज की, विंध्य माउंटेन सिस्टम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ चोटी। पारसनाथ चोटी, जो कि झारखंड में, वर्तमान में जो झारखंड राज्य है वहां में, झारखंड में अवस्थित है। किस पर्वत पर है? तो वही पर्वत है, यहां देखिए पारसनाथ चोटी आप लोगों को कहीं दिख जाएगा। बेसिकली ये राजमहल हिल्स पर पारसनाथ चोटी है। ठीक है, तो ये झारखंड में है। और आइए आगे देख लेते हैं। अब यहां देखिए महादेव पहाड़ियों के बारे में हमने जान ही दिया कि महादेव पहाड़ियां भारत में नर्मदा और तापी के बीच में है, बेसिकली सतपुड़ा रेंज के साथ जुड़ी हुई है। तो इतनी जानकारी आपको हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां ये प्रश्न है कि हाल ही में, देखिए आपकी तैयारी का जज, अपनी तैयारी को जज करिए, कितनी तैयारी है आपकी। देखिए हाल ही में रहा पिगटन द्वीप समूह, ये रिवीजन सीरीज चल रहा है। रिवीजन सीरीज में आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें, क्योंकि ये पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपका हो जाना है। और हाल ही में खबरों में रहा पिगटन द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अब पिगटन द्वीप समूह के बारे में चूंकि पिछले साल खूब चर्चा में था, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन खूब चर्चा में था। चर्चा में क्यों था भाई? कि जब अमेरिकी जो सीनेटर थी नैन्सी पॉलिसी, उन्होंने ताइवान की यात्रा करी थी पिछले साल, तो चीन और ताइवान में एक युद्ध की स्थिति बन गई थी। इस समय चीन ने बहुत व्यापक स्तर पर सैन्य अभ्यास किए थे, और वो सैन्य अभ्यास बेसिकली चीन ने अपने इसी क्षेत्र पिगटन आइलैंड से किए थे, और यहां से उसके जो युद्धक विमान होते थे वो ताइवान के ऊपर से उड़ रहे थे। तो उस समय ये पिगटन आइलैंड चर्चा में आ गया कि यहां चीन का ये चूंकि एक आइलैंड है, जिससे कि चीन ने अपने सैन्य विमानों को लगातार ताइवान के ऊपर हमले के लिए उड़ाया। तो ये पिगटन द्वीप किससे जुड़ा हुआ है? पिगटन द्वीप ये चीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चर्चा में खबरों में क्यों था? क्योंकि नैन्सी पॉलिसी ने ताइवान की यात्रा करी थी, तो चीन ने यहां से विमानों की, युद्धक विमानों को अपना युद्धक विमानों को लगातार ताइवान के ऊपर से फ्लाई करवाया था, उड़वाया था। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये द्वीप पूछा जा सकता है आपसे,
तो ये द्वीप आपको याद होना चाहिए। इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि ये क्यों चर्चा में था, लेकिन यह द्वीप कहां अवस्थित है यह पूछा जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प महासागर में अम्लता के संबंध में सही है? अब आइए आपकी तैयारी का देखते हैं, कितना तैयार है आप एग्जाम को लेकर के, कि अम्लीयता को संदर्भ में महासागर में कितनी अम्लीयता है, इसके संदर्भ में आप कितने तैयार हैं, आप कितना जानते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट, महासागर की औसत पीएच वर्तमान में क्षारीय है। पहला स्टेटमेंट। अब क्षारीय है कि अम्लीय है वो आप लोग खुद से जज करें कि आप कितना जानते हैं। सेकंड, समुद्री बर्फ का पिघलना अम्लीयता को बढ़ाता है। ठीक है। थर्ड, समुद्री बर्फ का वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर अम्लीयता में वृद्धि होती है। ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है? अब भाई चूंकि आप सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी जो होता है वो कैसा होता है, नमकीन होता है। तो जब पानी नमकीन होता है, क्यों होता है नमकीन? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होती है, और नमक की मात्रा जहां होती है वो कैसा हो जाता है, वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है। तो समुद्र कैसा है? समुद्र क्षारीय प्रवृत्ति का है। लेकिन समुद्र क्षारीय तो है, लेकिन अगर उसमें अम्लीयता बढ़ने लगे तो यह क्षारीयता घटने लगे तो यह चिंता की बात होती है। अब आइए बात, आप लोग इसको जान गए होंगे, इसका आंसर आप लोगों ने खुद से किया होगा। तो वर्तमान प्रवृत्ति क्षारीय है, सही है। और समुद्र का पानी, यहां ध्यान से देखिए, इसको जान लेते हैं कि समुद्र का, यहां पे सब छूट गया, समुद्र का पानी का पीएच का स्तर लगातार कम हो रहा है, और इसी को कहा जा रहा है महासागरीय अम्लीयता। मतलब महासागर सामान्य परिस्थितियों में क्षारीय है, लेकिन लगातार उसकी क्षारीयता में कमी आ रही है, क्षारीयता में कमी आ रही है, तो वो अम्लीयता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। तो यह एक समस्या है जो कि हमारे द्वारा, हमारी गतिविधियों के द्वारा समुद्र को प्रभावित किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक डेटा है, वो डेटा बता रहा है कि औद्योगिकरण से पूर्व समुद्र का पानी का पीएच मान इतना था, और वर्तमान में पीएच मान बढ़ करके इतना हो गया है, सॉरी घट करके। तो इसका मतलब क्या है कि क्षारीयता में कमी आ रही है, और समुद्र किधर जा रहा है, अम्लीयता की ओर बढ़ रहा है। यह सही नहीं है। सेकंड, जीवाश्म ईंधन के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये अगर महासागर के जल में घुल जाता है, तो फिर यह भी महासागर की अम्लीयता को बढ़ाता है। हम लोग जो गंदगी नदियों में डालते हैं, जो हमारे जो फैक्ट्रियां होती है, वहां से जो कचरा नदियों में डाला जाता है, यह कचरा अगर समुद्र में जाता है तो भी ये वहां की अम्लीयता को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से समुद्र की अम्लीयता बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बर्फ होती है, बेसिकली जो बर्फ होते हैं समुद्र में हो, या फिर आर्कटिक पोल पे हो, या अंटार्कटिक पोल पे हो, अगर ये बर्फ गलते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है कि धूल की एक परत जमी होती है, और यह चूंकि धूल मिट्टी होता है तो यह अम्लीय नेचर का होता है, और यह धूल मिट्टी जब बर्फ के पिघलने के साथ समुद्र में जाता है तो वह फिर समुद्र की अम्लीयता को क्या करता है, बढ़ा देता है, और क्षारीयता में कमी आ जाती है। तो यह भी एक चुनौती है कि अगर बर्फ का पिघलना होता है तो वह भी समुद्र के जल के क्षारीयता में कमी का एक कारक बने। ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं आपकी तैयारी का अगला स्तर। यहां पे कुछ सौर ऊर्जा संयंत्र दिए गए हैं जो कि पिछले साल चर्चा में रहे हैं, और जो आपको जानना जरूरी है, अब बताना है आपको कि वो जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो किस राज्य में अवस्थित है। पहला है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, राज्य है तेलंगाना। दूसरा मंदसौर सोलर पावर प्लांट, मध्य प्रदेश। तीसरा है कामोती सौर ऊर्जा संयंत्र। चौथा है भादला सोलर पावर। तो ये 4 राज्य हैं और ये 4 सोलर पावर प्लांट हैं। आप लोग खुद से अगर पढ़े हुए होंगे तो इस जोड़े को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आपकी तैयारी कहां तक है, कहां तक आप सही हुए हैं। यहां देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में बहुत सारे एनटीपीसी से जुड़ी हुई योजनाओं का लोकार्पण किया है, इसलिए चर्चा में भी है। और वैसे भी भारत सरकार सोलर एनर्जी की तरफ लगातार मूव कर रही है, तो ऐसे में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं उसके बारे में आपकी जानकारी परिपक्व होनी ही चाहिए। तो पहला है कि रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना में। ध्यान ये रखना है कि ये रामागुंडम जो है ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, मतलब कि यह किसी बड़े झील में तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट है जो कहां अवस्थित किया गया है, ये तेलंगाना में। ठीक है। दूसरा है कि केरल में भी एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया, और केरल में कहां लगाया गया है,
कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ये कहां है? ये केरल में है। तो ये आप लोग, मैं जो लिखते जा रहा हूं, हाईलाइट करते जा रहा हूं, सीधे इसका नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं और शायद आपने इसको तैयार नहीं किया है। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं तुरंत उसका नोट्स बना लेना। तीसरा है कि राजस्थान में नौखा सौर परियोजना, यह राजस्थान की सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसको भी आपको याद कर लेना है। चौथा है कामुथी सौर ऊर्जा परियोजना, ये तमिलनाडु के मदुरई में है। तो कामुथी सौर ऊर्जा परियोजना कहां है? तमिलनाडु है। ठीक है। अगला है, एक और महत्वपूर्ण है कि भादला सोलर पार्क, ये कहां है भाई? तो यह भी जोधपुर राजस्थान। फिर मंदसौर कहां है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में है। तो ये टोटल 6 सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी वर्तमान में चर्चा में। आप इन 6 का नाम याद जरूर कर लीजिएगा, इनका आप लोग अलग से नोट जरूर बना लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन के साथ अपने आप को जज कीजिए कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से पता भी चलेगा कि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए किस हद तक तैयार हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय प्रायद्वीपीय खंड, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि यह उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल, इन राज्यों में फैला हुआ है। अब भारतीय प्रायद्वीपीय खंड के संदर्भ में यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये आप लोग बताएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश पहाड़ियां अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। यह भी आप लोग कमेंट में बताइए कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी अधिकांश पहाड़ियां क्या अवशिष्ट पहाड़ियां हैं? थर्ड, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1200 से 1500 मीटर है। अब प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है आप लोग बताएंगे। चौथा, प्रायद्वीपीय पठार में खनिज पदार्थों का अभाव पाया जाता है। और प्रश्न कह रहे हैं सही नहीं है, ये भी जरूर ध्यान देना है। सही नहीं, सही या गलत इनको घेर जरूर देना है, वरन एक जानते हुए गलती हो जाएगी और उतना रिस्क लेने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब गलत है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखिए यहां पर अब आपकी तैयारी क्या है जज करते हैं। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो मैदान होता है, एक मैदान होता है, ठीक, उसके बाद पठार आता है, उसके बाद पहाड़ी आती है, ठीक है, और फिर पर्वत। मैदान की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 300 मीटर, ठीक है। पठार की कितनी होती है? 300 से 1000 मीटर, ठीक है। पहाड़ी की कितनी होती है? 1000 से 4000 मीटर। और पर्वत की कितनी होती है? 4000 मीटर से। तो ये बेसिकली हाइट होती है किसी भी क्षेत्र में, किसी ऊंचे भूभाग को क्या कहा जाए, उसको इस आधार पर मैदान, पठार, पहाड़ी और पर्वत कहा जाता है। अब यहां पर स्टेटमेंट है कि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1200 से 1500 है। अब 1200 से 1500 इसका मतलब 1000 से अधिक है। तो 1000 से अधिक अगर हो गया तो ये क्या कहलाएगा? पहाड़ी कहलाएगा, ठीक है। तो जब पहाड़ी कहलाएगा तो ये पठार नहीं है, तो इसका मतलब कि ये पठार की औसत ऊंचाई नहीं है। तो तीसरा गलत हो गया। कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा तो डेफिनेटली आंसर में होगा, तीसरा सब में होगा। अब देखिए चौथा, प्रायद्वीपीय पठार में खनिज पदार्थों का अभाव पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब दक्षिण का पूरा दक्षिण भारत। अरे भाई, भारत का सबसे अधिक खनिज पदार्थ यहीं पर होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु, इन्हीं पर तो भारत का पूरा खनिज पदार्थ वहां पर अवस्थित है। और ये स्टेटमेंट कर रहा है, चौथा स्टेटमेंट कर रहा है कि यहाँ पर खनिज पदार्थों का अभाव पाया जाता है। तो यह भी क्या है? गलत। तो 3 और 4 तो निश्चित रूप से होंगे, तो ये गायब हो गया, बाकी ये सभी है। अब उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और केरल, ये तो दक्षिण भारत के पार्ट हैं ही, प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट हैं ही, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड, कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश पहाड़ियां अवशिष्ट पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय पार्ट की अधिकांश पहाड़ियों को देखिए, यहां से शुरू करिए उत्तर से, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी राजस्थान में अरावली माउंटेन। ये कैसी है? अवशिष्ट है। अरावली माउंटेन के नीचे आएंगे तो विंध्याचल माउंटेन, यह भी क्या हो गई है? लगभग अवशिष्ट हो गई है। उसके नीचे पूरा का पूरा पूर्वी घाट कैसा है? अवशिष्ट है।
तो पूरे के पूरे पूर्वी घाट, मध्य भारत और अरावली, ये सभी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की पार्ट है, ये सभी अवशिष्ट पर्वत है। तो केवल पश्चिमी घाट है और थोड़ा सा विंध्यन का एक छोटा सा पर्वत, तो ये अवशिष्ट नहीं है। बाकी अधिकांश पहाड़ियां कैसी हैं? अवशिष्ट पहाड़ियां। अवशिष्ट पहाड़ियां होती कैसी है कि किसी समय ये बहुत ऊंची पहाड़ियां थी, लेकिन समय के साथ ये टूटती गई या भ्रंशित होती गई और टूट टूट करके अब अवशिष्ट के रूप में बची पड़ी है। इसी को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश पहाड़ियां कैसी हैं? अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। तो पहला और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा कि केवल 3 और 4 गलत है। चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, आपकी तैयारी भी आपने जज कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, ये यूपीएससी के 2020 का क्वेश्चन है। अब यूपीएससी के 2020 का क्वेश्चन, चूंकि हम हर सेशन में एक क्वेश्चन शामिल करते हैं और ये बताने का प्रयास होता है कि आपको अपनी तैयारी का स्तर किस हद तक ले जाना है, साथ ही यह भी प्रयास होता है कि यूपीएससी के प्रश्नों को इलिमिनेट कैसे किया जाए। जैसे देखिए इस प्रश्न में कि इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। यहां पर देखिए है नहीं कह रहे, हो सकता है। और पॉसिबिलिटी जब भी आ जाती है तो पॉसिबिलिटी अनंत टाइप की होती है, बहुत विस्तृत होती है। तो अगर प्रश्न ही पूछ रहा है कि यहां तक हो सकता है, जैसे सकता लग गया तो इसका मतलब कि बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? इस्पात श्रेय का मतलब है कि इस्पात का जो छोटा छोटा धूल जैसा टुकड़ा बचता है उससे क्या हो सकता है? तो सड़क बन सकता है, मिट्टी में सुधार हो सकता है, सीमेंट का उत्पादन हो सकता है, और भी कुछ होगा तो वो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि हो सकता है, ये नहीं कह रहा है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या क्या हो रहा है कहता तो हो सकता है थोड़ा सा सोचना पड़ जाता, लेकिन ये कह रहा है कि हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को, प्रश्न के शब्दों पे फोकस करिए, शब्दों को पहचानिए कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आपने शब्दों को आसानी से पहचान लिया तो फिर प्रश्नों को सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 1 2 3, और ये सही आंसर है। तो यूपीएससी के ऑप्शनों को एलिमिनेट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज भी उस स्तर का चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई डिनाई की बात नहीं। नॉलेज तो एक परिपक्व चाहिए ही आपको, लेकिन सिर्फ नॉलेज से यूपीएससी का प्रिलिम्स नहीं होगा, बल्कि नॉलेज के साथ साथ एलिमिनेशन भी आने चाहिए, एक स्मार्ट दिमाग भी होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाइट ड्वार्फ। अब देखते हैं कि व्हाइट ड्वार्फ के संदर्भ में आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, आपने इसको कितना पढ़ा है। पहला स्टेटमेंट, यह नवजात तारा अपने ग्रह मंडल, क्या है? नवजात तारा अपने ग्रह मंडल के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्सों से मलबा सोख रहा है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक व्हाइट ड्वार्फ तब बनता है जब सूर्य जैसा कम द्रव्यमान वाला, सूर्य जैसा कम द्रव्यमान वाला तारा अपने अधिकांश परमाणु ईंधन को समाप्त कर दे। सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड, यह आमतौर पर सघन, धुंधला और एक ग्रह के आकार का होता है। ठीक है, अगला, यह जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए निम्न और मध्यम द्रव्यमान वाले सितारों के विकास का पहला अवलोकन योग्य चरण है। ठीक है, चौथा, पांचवा, खगोलविदों ने यह पहली बार इस घटना को देखा है और इसे ब्रह्मांडीय राक्षसपन करार दिया है। अब 5 ऑप्शन है और इन पांचों में से आपको सही ऑप्शन, सही कथन को पहचान करना है। व्हाइट ड्वार्फ के बारे में आपने कितना पढ़ा है यह आप लोग जज कर लीजिए। ठीक है, मैं हट गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर कमेंट में देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। आइए अब आपको व्हाइट ड्वार्फ के बारे में बताते हैं। पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली जो खगोलविद होते हैं, जो कि खगोल ब्रह्मांड के संदर्भ में रिसर्च कर रहे होते हैं, खगोलविद, उन्होंने पहली बार ब्रह्मांडीय नरभक्षक नामक एक फेनोमेनन देखा। और वो फेनोमेनन क्या था कि एक डेड तारा जो था, एक मरा हुआ तारा जो था, छोटा सा बौना तारा, वह अपने आसपास के अन्य क्षेत्रों से, अन्य तारों से क्या कर रहा था, या आसपास के जो भी क्षेत्र में कोई मलबा था, मतलब कोई तारों का अवशेष था, उनको अपनी ओर खींच रहा, मतलब कि दूसरे तारे का पूरा प्राण वो अपनी ओर ले रहा था, उनकी पूरी पावर खींच रहा था। तो इसे क्या कहा गया? ब्रह्मांडीय नरभक्षक। बेसिकली नरभक्षक नहीं, इसको तारा भक्षक कहना चाहिए था, लेकिन इसे ब्रह्मांडीय नरभक्षक कहा गया क्योंकि वो ब्रह्मांड के अन्य सभी सोर्स ऑफ एनर्जी को अपनी ओर खींच रहा।
एक व्हाइट ड्वार्फ तब बनता है जब सूर्य जैसा कम द्रव्यमान वाला तारा अपने अधिकांश परमाणु ईंधन को समाप्त कर। अब यहां पर ये देखिएगा, ये फिगर देखिएगा, यहां पर क्या है, स्टालर नेबुला। नेबुला पूरा नेबुलिया है, मतलब जहां पर सब कुछ है, हमारे जैसे बहुत सारे ग्रह हैं। तो इस नेबुला में दो तरीके के स्टार होते हैं, एक एवरेज स्टार और दूसरा होता है मैसिव स्टार। एवरेज स्टार मतलब छोटा तारा और मैसिव स्टार मतलब बड़ा तारा। जब छोटा तारा, उसकी एनर्जी, चूंकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य या अन्य ग्रहों में जो ऊर्जा उत्पादन होती है वो किससे उत्पादित होती है, परमाणु संलयन से। तो ये जो संलयन की प्रक्रिया इसमें चल रही है, इससे इसकी एनर्जी कम हो रही है। तो अब अगर एवरेज स्टार की एनर्जी कम होती है तो वो धीरे धीरे रेड जाइंट हो जाता है, लाल प्रकार का, लाल रंग का बहुत बड़ा गोला बन जाता है जब एनर्जी उसकी कम होने लगती है। फिर और जब एनर्जी कम होती है तो वो फिर एक छोटे से नेबुले के जैसे परिवर्तित हो जाता है और वह नेबुला से एनर्जी खत्म होते छोटा सा सफेद छोटे तारे के जैसा हो जाता है। इसी को कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन अगर कोई बड़ा तारा हो, मैसिव स्टार होता है, तो अगर जो एवरेज स्टार था वो रेड जाइंट बना कमजोर होकर के, तो ये क्या बनेगा, ये रेड सुपर जाइंट, बहुत बड़ा तारा बना। और फिर यह बहुत बड़ा तारा का जब एनर्जी खत्म होगा तो वो क्या बनेगा, सुपरनोवा। और फिर वही सुपरनोवा आगे जाकर के क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है या फिर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। तो जो ब्लैक होल जो बनता है वो बेसिकली क्या होता है, ये किसी बहुत बड़े तारे का अंश होता है। छोटे तारे का अंश ब्लैक होल नहीं बनता है, बहुत बड़े तारे का अंश ब्लैक होल बनता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी, आपकी तैयारी को भी आपने जज कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट है डार्क नेट के बारे में। अब भाई डार्क नेट के बारे में आप कितने तैयार हैं देख लेते हैं। डार्क नेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि डार्क नेट पर जो सामग्री के लिए टीओआर एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, द ओनियन रिंग, इसके जैसे विशिष्ट ब्राउजर की आवश्यकता होती है। मतलब डार्क नेट पर अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहें तो आप गूगल या फिर और जो कि सर्च इंजन है जो कि ट्रेडिशनली यूज किए जाते हैं उस सर्च इंजन से आप सर्च नहीं कर सकते। सेकेंड, डार्क नेट अपने आप में डीप वेब का केवल एक हिस्सा है जो एक व्यापक अवधारणा है जिसमें ऐसी साइटें शामिल हैं जो पासवर्ड द्वारा सुरक्षित है। कह रहा है कि डार्क नेट एक छोटा हिस्सा है किसका, डीप वेब का। डीप वेब एक बहुत बड़ा हिस्सा है किस चीज का, एक ऐसा वेब है, वेब सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि सभी जो डेटा होते हैं वो पासवर्ड द्वारा सुरक्षित होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, हाइड्रा मार्केट, इसका अवैध वस्तुओं और सेवाओं की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्क नेट मार्केट प्लेस माना जाता है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रा मार्केट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, अवैध वस्तुओं और सेवाओं का मार्केट है जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, डार्क नेट पर उपलब्ध। चौथा, इसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के कारण डार्क नेट उच्च स्तर की पारदर्शिता प्रदान करता है। अब कह रहा है इसीलिए खुफिया कार्यों के लिए सुरक्षित। कोड कह रहा है कि कौन सा सही है, सही कथनों पर विचार करें। अब भाई डार्क नेट सुरक्षित है या असुरक्षित है ये आप लोग खुद ही बताइए। डार्क नेट क्या है, असुरक्षित है। वहां पर आपको बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग होती है तो वो असुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। तो असुरक्षित क्षेत्र माना जाता है तो ये क्या है, पारदर्शिता नहीं बल्कि अपारदर्शिता प्रदर्शित करता है। तो चौथा तो डेफिनेटली गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, दोनों गायब हो गए। अब बचा 1 2 3 और 1 और 2। अब आइए इसको देख लेते हैं। बेसिकली इस फिगर को समझिएगा कि ये पूरा इंटरनेट का एरिया है, ठीक है, ये पूरा वेब सिस्टम है। इस वेब सिस्टम में आप जो एक्सेस कर पाते हैं वो उस पूरे वेब सिस्टम का एक बहुत छोटा पार्ट है और उससे बहुत बड़े आकार में जो पार्ट होता है वो क्या है, उसे कहते हैं डीप वेब। डीप वेब इतना बड़ा है जितना हम लोग सर्च करते हैं उससे बहुत गुना बड़ा है डीप वेब। और यही डीप वेब मेनली पूरे इंटरनेट पर जो सर्च है उसमें देखिए डीप वेब सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है इंटरनेट पर सर्च का, वेब सर्च का।
हम तो बहुत छोटे हिस्से में ही सीमित हैं। हमारी इंटरनेट की जानकारी बहुत छोटे हिस्से तक सीमित है, बल्कि और इतने हिस्से तक ही सरकार की भी पहुंच है। सरकार भी इसी को रेगुलेट कर पाती है। इसको रेगुलेट करने में सरकारें भी अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं होती है। इसीलिए यह अवैध मार्केट बना हुआ इंटरनेट का यह पार्ट, और इस पूरे पार्ट को कहा जाता है डीप वेब। देखिए नीचे है, डीप है, ठीक है। आइए इसको जान लेते हैं कि डार्कनेट पे जो सामग्री होती है वो बेसिकली इंक्रिप्टेड होती है। इंक्रिप्टेड का मतलब कि कोड फॉर्म में होती है। उसके लिए आपको पासवर्ड डालेंगे तभी आपके लिए वो ओपन होगी, और इसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर की आवश्यकता होती है, द ओनियन रिंग। जैसे जो पारंपरिक भाग है, जैसे गूगल जैसे सर्च इंजन जो खोज लेते हैं, ये तो पारंपरिक है, लेकिन जिसे हम गूगल के माध्यम से सर्च नहीं करेंगे, एक्सेस नहीं करेंगे, और जहां पर क्रोम जैसे सामान्य ब्राउजर काम नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं डार्कनेट, ठीक है। और डार्कनेट अपने आप में डीप वेब का केवल एक हिस्सा है, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे पासवर्ड द्वारा सुरक्षित किया जाता है। हाइड्रा मार्केट भाई क्या होता है, तो हाइड्रा मार्केट अवैध वस्तुओं और सेवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्कनेट मार्केट प्लेस माना है। मतलब हाइड्रा मार्केट क्या है, इंटरनेट पर जो डीप वेब में अवैध वस्तुओं या हथियारों या ड्रग्स की लेन देन या खरीद बिक्री की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हाइड्रा मार्केट, ठीक है। तो आप लोगों का आज हमने अच्छा खासा रिवीजन कराया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा खासा जानकारी भी मिली होगी, और आपका जो पीछे का तैयारी था उसका भी अच्छा खासा रिवीजन हुआ होगा। तो ये रिवीजन सीरीज अभी चलेगा, और इसमें आप सभी लगातार अपने कमेंट के माध्यम से हमें इंगित करते रहें कि आपको और क्या क्या रिवीजन करना है, ताकि हम उधर भी और प्रयास कर सकें, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।